रेवाड़ी की बातचीत करें, अहिरवाल क्षेत्र है और चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और हॉट सीट मानी जाती है रेवाड़ी की। कई राज परिवार भी आते हैं इसमें और कई 10 पर चुनाव लड़े हुए लोग भी यहाँ पे हैं। युवा चेहरा है मेरे साथ खास बातचीत, तो पहली बार अहिरवाल क्षेत्र से और रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से मुकेश कापड़ीवास। साम दाम दंड भेद आपको कह नहीं आता राजनीति का, और आप राजनीति कर ले उतर के सीधा ही, और वो भी रेवाड़ी जैसे जगह पे। साहब ये राज घरानाओं का यहाँ दबदबा रहता है हमेशा, तो 10 पर लोग वो जीत चुके हैं, वो भी देख रहे हैं हरियाणा के लोग आपको पूरे। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि राजनीति में आने के लिए आपको साम दाम दंड भेद की जरूरत नहीं है। जो रेवाड़ी क्षेत्र है ये वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ये पौराणिक शहर है। हमारे यहाँ के लोग भोले हैं, मेहनती हैं, सीधे हैं, काम करना जानते हैं। तो हमारा क्षेत्र तो कमाऊ क्षेत्र है और ये साम दाम दंड भेद को पसंद भी नहीं करता है। यहाँ पर अच्छे लोग चाहिए जो कंधे से कंधा मिलाकर का एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ा सकें, क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, रेवाड़ी को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाएं। जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था, इस 60 साल के कांग्रेस राज में इन्होंने पीतल नगरी से पीतल गायब कर दिया। लक्ष्य कहिए या आप, मेरा जो एक एम्बिशन है वो ये है कि किस तरीके से हम रेवाड़ी को उसका पुराना गौरव, जो खोया हुआ गौरव, जो पीतल नगरी के नाम से जानी जाती थी, उसको फिर से वो गौरव दिलाया जाए। साम दाम दंड भेद नहीं होता, एक आदमी 9 बार कैसे जीत सकता है? राजा जी राव साहब, राव इंद्रजीत का दबदबा रेवाड़ी में, कैप्टन अजय का दबदबा रेवाड़ी में, सिर्फ 2 कैंडिडेटों का दबदबा है। तो फिर ये स्पीकर साम दाम दंड भेद के तो दबदबा हो नहीं सकता। राजनीति और लोकतंत्र में किसी का दबदबा होता नहीं है। ये राजा महाराजा का समय नहीं है जहाँ किसी का दबदबा हो। और मैं मानता हूँ कि समय समय का फेर है, समय समय की बात, और किसी समय के दिन बढ़े तो किसी समय की रात। क्या लगता है जनता जनार्दन, वो राज परिवार 10 बार चुनाव लड़ चुके, वो आपको आगे आने देंगे? देखिए, मैं मानता हूँ वे पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, वो नाविक धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। आप लोगों से पूछिए कि सबसे बेहतर नेता आपके रेवाड़ी के लिए कौन है। आप सर्वे कीजिए, अगर सर्वे में आपको लगे कि हम दूसरे नंबर पे भी हैं तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो युवा देश, उसका युवा जिला रेवाड़ी, तो उसका विधायक नौजवान होगा, पढ़ा लिखा हो, आगे बढ़ने वाला हो, रेवाड़ी को आगे बढ़ाने वाला हो, जो खुद की चिंता ना करके क्षेत्र की चिंता करने वाला हो। तो सीधे सिरंजी राव पे जाता है, वो जनप्रतिनिधि वही है। देखिए, मैं मानता हूं कि जिस बाग का माली कमजोर होता है वो बाग जल्दी उजड़ जाता है। अगर वो ऐसा मानते हैं कि वो विपक्ष में है और वो काम नहीं कर पा रहे, तो रेवाड़ी क्षेत्र के क्यों 5 साल बर्बाद कर रहे हैं? इस्तीफा दे दें। जब कांग्रेस सरकार आएंगे तो उन्हें बन के जब काम करा लेंगे। आप मुझे एक व्यक्ति बताइए कि जो गुड़गांव रह करके रेवाड़ी की राजनीति करता हो। क्या विधायक आज मेरा गरीब परिवार का कोई व्यक्ति, कोई नौजवान अगर किसी नौकरी के काम के लिए पास जाए तो किसके पास जाए? वो गुड़गांव में रह करके रेवाड़ी की राजनीति करना चाहते हैं। ये सीधा सीधा दर्शा रहा है कि वो रेवाड़ी की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। वो मैं तो उनको टूरिस्ट पॉलिटिशियन मानता हूँ। कुर्सी की ज़्यादा ललक है आपको, शायद ऐसा लगता है? कुर्सी की तरफ बहुत फास्ट दौड़ रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग शायद अपना कैरियर बनाने के लिए राजनीति में आते होंगे, लेकिन मैं कैरियर छोड़ के राजनीति में आया हूँ। और मैं मानता हूँ कि हरियाणा जैसे प्रदेश में, जहाँ पर नौकरियों के लिए बोली लगाई जाती थी कि 50 लाख रुपए दे दे उसको डीएसपी लगवा दें, 1 करोड़ रुपए दे दे उसको एचसीएस लगवा दें, ऐसे प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची के एक ऐतिहासिक उन पुरानी धारणाओं को तोड़ने का कार्य अगर किया है तो मनोहर लाल जी खट्टर ने किया है। अब युवा चेहरा है और आप भी टिकट की मांग कर रहे हैं, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कितने आश्वस्त हैं टिकट को लेकर? अगर पार्टी को लगे कि सबसे अच्छे उम्मीदवार, जो जिताऊ उम्मीदवार कौन होंगे, उनको टिकट दे। हम तो कह ही नहीं रहे हमें टिकट दें, जो सर्वे में जिताऊ उम्मीदवार है उसको टिकट दें। हम राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, लोगों से दिल से जुड़ा हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कुर्सी में ताकत नहीं होती, व्यक्ति में ताकत होती है। अगर वो काम करने की उनकी इच्छा होती तो वो बहुत काम कर सकते थे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज रेवाड़ी। और रेवाड़ी की बातचीत करें, अहिरवाल क्षेत्र है
और चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और हॉट सीट मानी जाती है रेवाड़ी की। कई राज परिवार भी आते हैं इसमें और कई कई 10 पर चुनाव लड़े हुए लोग भी यहाँ पे हैं और नए चेहरे भी हैं। तो अहिरवाल की जनता की बातचीत करें तो जब देती है तो झोली भर भर के देती है। पिछली बार 11-12 सीटें बीजेपी की झोली में थी। अब की बार समय बताएगा, सर्वे कर रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं। लेकिन आज इसी बीच हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं जो बीजेपी के इच्छुक है चुनाव लड़ने के। युवा चेहरा है मेरे साथ खास बातचीत। तो पहली बार अहिरवाल क्षेत्र से और रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से मुकेश कापड़ीवास। वैसे तो बिजनेसमैन है लेकिन अब इनसे बातचीत की तो कहते हैं कि पैसा बिजनेस लाइफ में चलता रहेगा। थोड़ा बहुत समय अपने जन्मभूमि को कर्मभूमि बनाने में लगाना चाहिए हर इंसान को। तो ये कहते कि पैसा बहुत है, पैसे के लिए हम चुनाव नहीं लड़ते, सिर्फ जनसेवा, लोगों के बीच रहें, सुख दुख में काम आते रहें। तो बीजेपी के तौर पे ये प्रत्याशी के तौर पे इच्छुक है चुनाव लड़ने के, क्योंकि बीजेपी पता नहीं कब किसको कहाँ टिकट दे दे, ये तो खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी नहीं जानते। लेकिन मुकेश यादव मेरे साथ कापड़ीवास खास बातचीत में मौजूद हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर हरियाणा न्यूज़ 24। मैं मुन्ना जी आपका पीतल नगरी रेवाड़ी में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पीतल नगरी की बात आती है तो पूरे एशिया में सबसे पहला पीतल नगरी का रेवाड़ी का नाम आता है। तो आप भी पीतल से सोने जैसे खड़े हैं। साम दाम दंड भेद आपको कह नहीं आता राजनीति का, और आप राजनीति करने उतर के सीधा ही, और वो भी रेवाड़ी जैसे जगह पे। साहब ये राज घरानाओं का यहाँ दबदबा रहता है हमेशा। तो 10-10 पर लोग वो जीत चुके हैं, वो भी देख रहे हैं हरियाणा के लोग आपको पूरे। तो मुकेश जी, ये कैसे साम दाम दंड भेद सीखना चाहिए था, फिर आपने चुनाव में आना चाहिए था। अब सीधी आपने एंट्री मार दी और वो भी रेवाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। तो क्यों ये लोग मूर्ख बैठे जो साम दाम दंड भेद जानते हैं क्या? देखिए, मैं ये मानता हूं कि राजनीति में आने के लिए आपको साम दाम दंड भेद की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो रेवाड़ी क्षेत्र है ये वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ये पौराणिक शहर है। यहाँ पर कृष्ण भगवान के दाऊ बलराम जी बिहाई गए थे महारानी रेवती को, जिनके नाम से रेवाड़ी पड़ा था। जब विश्व में बात चली कि सबसे पहली गौशाला कहाँ बनाई जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रेवाड़ी को चुना। तो इतना ऐतिहासिक शहर है और हमारे यहाँ के लोग भोले हैं, मेहनती हैं, सीधे हैं, काम करना जानते हैं। सबसे ज़्यादा योगदान हमारे क्षेत्र का आर्मी में रहता है, सबसे ज़्यादा टीचर्स हमारे यहाँ से हैं, सबसे ज़्यादा पुलिस में लोग हमारे यहाँ से हैं। तो हमारा क्षेत्र तो कमाऊ क्षेत्र है और ये साम दाम दंडभेद को पसंद भी नहीं करता है। यहाँ पर अच्छे लोग चाहिए जो कंधे से कंधा मिलाकर का एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ा सकें, क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, रेवाड़ी को उसका खोया हुआ गौरव वापस दिलाएं। रेवाड़ी जो पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था, इस 60 साल के कांग्रेस राज में इन्होंने पीतल नगरी से पीतल गायब कर दिया। तो मैं ये चाहता हूँ कि युवा, जो आज मेरा रेवाड़ी का युवा ये चाहता है कि जो मेरा शहर, कभी हम जब घूमने जाते हैं कहीं इंदौर जैसी जगह में देखते हैं कि यार इंदौर बहुत साफ़ और स्वच्छ है। मैं चाहता हूं कि मेरा रेवाड़ी का नौजवान ये महसूस करे कि यार हमारा रेवाड़ी बहुत साफ़ सुथरा है, हमारे रेवाड़ी में भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे यहाँ पर युवा अगर जब 12वीं पास करने के बाद ये सोचे कि मैं पढ़ाई करने कहाँ जाऊँ तो उसके और शहरों की तरफ रुख करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि जब वो 12वीं कक्षा के बाद भी यहीं पढ़े, अपने माँ बाप के साथ रहे, अपने क्षेत्र का गौरव बढ़ाए। इसलिए जो छोटी छोटी फैसिलिटीज़ हैं, मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, आपकी पढ़ाई, मेडिकल, जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए मेरा जो लक्ष्य कहिए या आप मेरा जो एक एम्बिशन है वो ये है कि किस तरीके से हम रेवाड़ी को उसका पुराना गौरव, जो खोया हुआ गौरव, जो पीतल नगरी के नाम से जानी जाती थी, उसको फिर से वो गौरव दिलाया जाए। तो हमारे साथ मुकेश यादव कापड़ीवास खास बातचीत में मौजूद हैं। आपने कहा पीतल ही गायब कर दिया यहाँ से, तो आपने ये भी कहा है, आपने कहा साम दाम दंड भेद की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने ये भी कहा। लेकिन साम दाम दंड भेद नहीं होता, एक आदमी 9 बार कैसे जीत सकता है? राजा जी राव साहब, राव इंद्रजीत का दबदबा रेवाड़ी में, कैप्टन अजय का दबदबा रेवाड़ी में, सिर्फ 2 कैंडिडेटों का दबदबा है।
तो फिर ये स्पीकर साम दाम दंड भेद के तो दबदबा हो नहीं सकता। आप कहते हैं साम दाम दंड भेद की जरूरत नहीं है। देखिए जी, राजनीति और लोकतंत्र में किसी का दबदबा होता नहीं है। ये राजा महाराजा का समय नहीं है जहाँ किसी का दबदबा हो। क्षेत्र की जनता जिसे चाहे उसको राजा बना दे, और क्षेत्र की जनता जिसे ना चाहे। कई बार परिस्थितियाँ होती है चुनाव की, और मैं मानता हूँ कि समय समय का फेर है, समय समय की बात, और किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। तो परिस्थितियाँ बदलती रहती है। राजनीति में आपने देखा होगा कि क्षेत्र की जनता ने एक ऐसे जनसेवक को चुना 2014 में, जिसको अगर रात के 12 बजे कोई व्यक्ति जाकर के उठा के कह देता था कि जी मेरा ये काम है विधायक जी। एक पहले ऐसे विधायक हुए रेवाड़ी क्षेत्र में जिसका फ़ोन वो खुद उठाते थे, और अगर फ़ोन कभी मिस हुआ था तो खुद कॉल बैक करते थे। रात को 12 बज रहे हों या सुबह 4 बज रहे हों, उनका लोगों के प्रति स्नेह, सम्मान और एक इज्जत वो इतने अपने साथी और भाइयों को देते थे। उसी का कारण था कि रेवाड़ी क्षेत्र में जो पहले, अगर हम भाजपा की दृष्टि से देखें, हमारी पार्टी की दृष्टि से देखें, तो जिस समय रणधीर सिंह कापड़ीवास जी चुनाव लड़ते थे उससे पहले यहाँ पर भाजपा का जनाधार नहीं था। लेकिन उनके आने के बाद उन्होंने जो लोगों का वो सम्मान करते हैं, लोगों से मिलने का तरीका, और जितने बड़े तरीके से उन्होंने लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम किया, उसी का नतीजा था। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक जो करिश्मा था, उन दोनों का जो मिश्रण हुआ, और 2014 में पहले बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये रेवाड़ी सीट गई। क्या लगता है, आपके सामने बड़े बड़े राज परिवार 10-10, 14 बार चुनाव लड़ चुके हैं, और मुकेश कल का लड़का है। क्या लगता है जनता जनार्दन, वो राज परिवार 10 बार चुनाव लड़ चुके, वो आपको आगे आने देंगे? देखिए, मैं मानता हूँ वे पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, वो नाविक धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। मुश्किल जरूर है, कोई असंभव नहीं है। और हमारे लिए तो मुश्किल इसलिए नहीं है कि 5 साल जो लोगों की सेवा की है हमने, लोगों के सामने। आप अभी खड़े होकर के बाजार में जाइए, आप लोगों से पूछिए कि सबसे बेहतर नेता आपके रेवाड़ी के लिए कौन है। आप सर्वे कीजिए, अगर सर्वे में आपको लगे कि हम दूसरे नंबर पे भी हैं तो हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। बहुत कुछ कमा लिया छोटी सी उम्र में। नहीं, ये पारिवारिक है। हमारे साथी जो बैठे हैं इनका सहयोग है, मैं अपनी नहीं कह रहा, हम सबका एक मिलके सहयोग है। और मैं अक्सर कहता हूं कि और नेताओं के पास जाओगे तो वहाँ कार्यकर्ता होते हैं, हमारे तो ये भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे तो बाजू हैं ये, और इनके सहारे ही हम मजबूत हैं। मुकेश जी, क्या लगता है आपको पार्टी टिकट क्यों देगी? क्या खासियत है? आइए मुकेश जी, टिकट लीजिए, चुनाव लड़ लीजिए, क्यों? देखिए, टिकट देना ना देना ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं सुन रहा था जब नव मतदाता सम्मेलन के लिए मेरी जिम्मेवारी गुड़गांव जिले में लगाई थी, तो उन्होंने कहा था कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में बढ़नी चाहिए। इस बार लाखों वोटर ऐसे हैं जो पहले बार मतदान करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो युवा, क्योंकि भारत देश एक युवा देश है, यहाँ की 65% आबादी ऐसी है जो 40 वर्ष से कम है। तो मुझे लगता है कि जो युवा जब देश होता है, और उसका सबसे नौजवान जिला अगर मैं कहूँ तो वो रेवाड़ी जिला है, जो 1 नवंबर 1989 को बना था। तो युवा देश, उसका युवा जिला रेवाड़ी, तो उसका विधायक नौजवान होगा, पढ़ा लिखा हो, आगे बढ़ने वाला हो, रेवाड़ी को आगे बढ़ाने वाला हो, जो खुद की चिंता ना करके क्षेत्र की चिंता करने वाला हो। हमारे यहाँ देखिए, रेवाड़ी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यहाँ पर आपके पास व्यापारी भी हैं, यहाँ पर गरीब मजदूर किसान भी है, यहाँ पर नौजवान भी है। आप देखेंगे रेवाड़ी शहर भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। रेवाड़ी शहर का एक हिस्सा है डबल फाटक के पीछे, जहाँ पे हमारे 5 से 6 वार्ड आते हैं। उस क्षेत्र की तरफ किसी व्यक्ति का ध्यान ही नहीं गया था। जब 2014 में आदरणीय विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास जी बने, तो उन्होंने सोचा कि यार मेरा शहर का हिस्सा, जिसको अगर शहर में आना हो, शहर में आने के 2 घंटे लग जाते थे, उनको 2 फाटक पड़ते थे। उन्होंने अपनी मेहनत की, रेलवे मंत्री से बात करके, सरकार से बात करके, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की मदद लेकर के हमने उस डबल फाटक अंडरपास का निर्माण करवाया। और आज जहां से 2 घंटे लगते थे, वहां से 5 मिनट में आप उधर जा सकते हो और आ सकते हो। ये सर्कुलर रोड जो आप देख रहे हैं, कैप्टन साहब 6 बार यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, उनसे ये 4 किलोमीटर का सर्कुलर रोड नहीं बना। हमने सर्कुलर रोड बनाया, दोनों तरफ नाले बनाए, उस पर फुटपाथ बनाया। जो सिविल हॉस्पिटल आप देख रहे हो, वो सिर्फ आपसी भाई भाई के झगड़े में MLR काटने के लिए और FIR करने के लिए था। लेकिन इस सिविल हॉस्पिटल में आप पत्रकार हैं, आप RTI लगाइए,
अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मुझे टोकेगा कि आपने उस इंटरव्यू में झूठ बोला था, और ये तो प्रमाण है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। रेवाड़ी में बॉयज़ कॉलेज नहीं था। आप सोचिए, अगर 12वीं कक्षा पास करने के बाद अगर कोई छात्र ये सोचे कि मैं कहाँ पढ़ूँ, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था दूसरे ज़िले जाने के अलावा। हमने बॉयज़ कॉलेज को पास कराया, उसकी क्लास लगवा दी थी। मगर 19 के बाद एक ऐसा आया कि क्षेत्र की जनता अपने आप को ये समझ रही कि हम किसके पास जाएं। तो विधायक, मैं मानता हूं कि वो या तो इनकॉम्पिटेंट है या काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रेवाड़ी जैसा शहर जो बहुत आगे होना था, 19 में जो उसने स्पीड पकड़ ली थी, उसको और आगे जाना था। कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम इन 3-4 सालों में मैं मानता हूं जनप्रतिनिधि के कारण ऐसा हुआ है। तो सीधा चिरंजीवी राव पे जाता है, वो जनप्रतिनिधि वही है। देखिए, मैं मानता हूं कि जिस बाग का माली कमज़ोर होता है वो बाग जल्दी उजड़ जाता है। तो जनप्रतिनिधि अगर कमज़ोर होगा तो उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहे कि मैं विपक्ष में हूं इसलिए काम नहीं करवा पा रहा, तो भाई आप इस्तीफा दे दो। जब कांग्रेस सीधा उनका कहना यही है, हाँ जी, हम विपक्ष में हैं, हमें ग्रांट नहीं मिलती, हमारा काम बीजेपी करने नहीं दे रही है, सारी सड़कें टूटी हैं, हाल बेहाल है रेवाड़ी। तो उनका सब कहना, क्योंकि विपक्ष में होता है उसका हर नेता का यही कहना होता है। मैं आपको ही कह रहा हूँ, अगर वो ऐसा मानते हैं कि वो विपक्ष में है और वो काम नहीं कर पा रहे, तो रेवाड़ी क्षेत्र के क्यों 5 साल बर्बाद कर रहे हैं? इस्तीफा दे दें। जब कांग्रेस सरकार आएंगे तो उन्हें बन के जब काम करा लेंगे। क्यों क्षेत्र का ये समय खराब कर रहे हैं? आप मुझे एक व्यक्ति बताइए कि जो गुड़गांव रह करके रेवाड़ी की राजनीति करता हो, क्या विधायक आज मेरा गरीब परिवार का कोई व्यक्ति, कोई नौजवान अगर किसी नौकरी के काम के लिए पास जाए तो किसके पास जाए? विधायक से कहाँ मिलने जाए? वो गुड़गांव में रह करके रेवाड़ी की राजनीति करना चाहते हैं। ये सीधा सीधा दर्शा रहा है कि वो रेवाड़ी की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। वो मैं तो उनको टूरिस्ट पॉलिटिशियन मानता हूँ कि वो हफ्ते में एक दिन आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, इंटरव्यू देते हैं, चले जाते हैं। इस प्रकार से क्षेत्र की राजनीति नहीं हो सकती। हमारा क्षेत्र पढ़ा लिखा क्षेत्र है, यहाँ के नौजवान समझदार हैं और अब समझ चुके हैं कि जो व्यक्ति हमें सिर्फ चुनाव के तौर पर इस्तेमाल करके और बीच में गायब हो जाते हैं, अब ऐसे आने वाले दिनों में चलेगा नहीं। राजा जी का क्या है? देखिए, वो पार्टी के सांसद हैं और पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं, तो वो तो पार्टी, देखिए पार्टी में जो डिसीजन होते हैं वो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, तो वो तो पार्टी तय तो पूरी इनकी यहाँ पे रही। देखिए, दखल तो लोगों की होती है। पिछली बार काफड़ी बास को टिकट न दिलाने का पूरा श्रेय राव इंद्रजीत का। देखिए, वो लोगों की भावना थी कि आपने देखा कि पिछला चुनाव जो सबसे सेफ सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए थी, वो सीट खराब हो गई, क्योंकि लोगों का स्नेह रणधीर सिंह कापड़ीवास जी की तरफ इतना था। उन्होंने लोगों से एक विधायक के तौर पे नहीं मिलते थे, वो एक साथी के तौर पे, एक भाई के तौर पे उनसे मिलते थे। इसी का कारण था कि लोगों ने उनको, वो निर्दलीय लड़े तो इतनी वोट दिला दी। तो ये तो मैंने आपको बताया, समय समय की बात होती है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार पार्टी सर्वे के आधार पर टिकट देगी, हमारे साथ उम्मीदवार को टिकट देगी। हाँ, हमारे साथ मुकेश यादव, खास बातचीत हो रही कापड़ीवास, युवा चेहरा है, गुड़गांव के यूथ के जिला प्रभारी बना रखे हैं। मुकेश जी, मान लेते हैं बिजनेसमैन है। देखिए, हम तो किसान भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। क्यों कुर्सी की ज़्यादा ललक है आपको? शायद ऐसा लगता है कुर्सी की तरफ बहुत फास्ट दौड़ रहे हैं, क्या लगता है? युवा है, अच्छा खासा आपका बिजनेस सेट है, कि खेती बाड़ी अच्छी खासी आपकी, तो फिर क्यों राजनीति में? कौन सी, क्या करना चाहते हो राजनीति में आके? क्यों? सेवा तो वैसे ही कर रहे हैं आप, कौन सी सेवा करना चाहते हो बड़ी कुर्सी पे बैठ के? देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ लोग शायद अपना कैरियर बनाने के लिए राजनीति में आते होंगे, लेकिन मैं कैरियर छोड़ के राजनीति में आया हूं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन अमेरिका से की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की, और उसके बाद जब मैं वापस यहाँ पर आया तो मैंने अंतर महसूस किया कि बहुत सारा अंतर, क्यों ना हमारा देश वैसा हो सकता है, क्यों नहीं छोटी छोटी चीज़ें जैसे शहर में साफ़ सफाई हैं, या एक सिस्टम से क्यों ना हम अपने क्षेत्र का विकास करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में बने तो देश के नौजवानों को एक उम्मीद जगी कि अब हमारे देश में कुछ होगा, और उस उम्मीद के अनुरूप आप देख रहे होंगे 2014 से लेकर अब 2024 आ गया है। इन 10 सालों में भारत की साख कहाँ से कहाँ पहुँची है। आज भारत का कोई भी व्यक्ति अगर विदेश में रहता है तो वो सीना चौड़ा करके कहता है कि मैं हिंदुस्तान से हूँ। ये साख बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया है, और मैं मानता हूँ कि हरियाणा जैसे प्रदेश में जहाँ पर नौकरियों के लिए बोली लगाई जाती थी
कि 50 लाख रुपए दे दे उसको डीएसपी लगवा दें, 1 करोड़ रुपए दे दे उसको एचसीएस लगवा दें। ऐसे प्रदेश में बिना पर्ची बिना खर्ची के एक ऐतिहासिक उन पुरानी धारणाओं को तोड़ने का कार्य अगर किया है तो मनोहर लाल जी खट्टर ने किया है, जिन्होंने कहा कि मैं उस गरीब व्यक्ति को नौकरी देना चाहता हूं जिसके घर पे छत ना हो। और ऐसा ऐतिहासिक काम हमारा हरियाणा, ये तो बदनाम था पहले नौकरियों के मामले में, यहाँ पर तानाशाही के मामले में बदनाम था, लेकिन जो इन धारणाओं को तोड़ करके एक नई राजनीति की शुरुआत जो की है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। जनता आपको वोट क्यों देगी? आप टिकट के लिए आप भी ट्राई कर रहे हैं और सबका अधिकार है टिकट मांगने का। चलो आप भी कहते हैं भैया हमें भी टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन नया चेहरा है, कापड़ीबाज चलो विधायक पुराने हैं, तो आपको जनता वोट क्यों देगी मुकेश जी? क्यों, वजह क्या है? एक कारण बता दीजिए। देखिए, मैं मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी को वोट दे तो वो अध्ययन करना चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स हों उन सबका नाम लिखा जाए, वो क्या करते हैं, क्या विजन है, क्या क्षेत्र में वो भविष्य में क्या चाहते हैं, जिससे कितने पढ़े लिखे हैं। देखिए, जब हम, मुझे मानता है कि राजनीति में कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो वो सिर्फ यूं जाकर के दे कि मेरे को वोट दे दो, इसलिए भी वोट नहीं देनी चाहिए। राजनीति में सिर्फ अब तक तो यही माहौल देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पैसा कमाने का। मैं, मेरा चाचा, भतीजा, बुआ, मामा, जीजा, बुआ, चाचा, सब मौसी, सब अरबपति बन गए। और आप कहते हैं हम किसान हैं, आप कहते हैं हम किसान हैं, सभी नेता कहते हैं हम किसान हैं। वो कहाँ से आसमान में बैठे हैं, हेलीकॉप्टरों में ट्रैवल कर रहे हैं, और किसान धरती में एक नहीं, हमने तो कहा है कि हम किसान हैं और व्यापारी भी हैं, दोनों हैं। मेरे दादाजी राव शताज सिंह सरपंच साहब एक बड़े किसान थे और उन्होंने गांव में वर्षों तक राजनीति की और गांव की सेवा की, वहां पर सरपंच रहे कई वर्षों तक। आप मेरे गांव में जाकर के पता कीजिए, आप गांव के आसपास क्षेत्र में जाकर के पता कीजिए, और जब बाबूजी विधायक रहे तो आप पता कीजिए रेवाड़ी शहर में, अगर एक व्यक्ति पूरी विधानसभा में आपको ये मिल जाता है कि भाई इनके परिवार से किसी ने 5 रुपए उस काम के लिए हैं, तो हम राजनीति छोड़ देंगे, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। हाँ जी, सारी बात सही है। रेवाड़ी की राजनीति इतनी आसान नहीं है, कहीं से भी जीत सकते हैं। रेवाड़ी से जीतना बहुत टेढ़ी खीर है, वही मैं कह रहा हूँ आपको। और आपको हम एक बात और जानना चाहेंगे इसके साथ साथ कि अहिरवाल की जनता, पिछली बार बीजेपी सरकार अहिरवाल की वजह से बनी है, अब की बार क्या माहौल रहेगा? एक साथ साथ एक बात, एम्स का बहुत बड़ा मुद्दा है। एम्स एक बीजेपी के लिए हवा है, एक भूत है एक किस्म का, और अब तक वो बन नहीं पाया। 10 साल से लगातार गुमराह हो रही है वहाँ की पब्लिक। तो एम्स के मुद्दे को लेकर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आपके सामने भी ये मुद्दा आने वाला है। जी देखिए, एम्स का निर्माण तो 100% होगा, ठीक है ना। वो कई बार टेक्निकल कारण से कुछ कार्य लेट हो जाते हैं। अभी इसका ऐसा चर्चाएं थी कि जनवरी में होना था, लेकिन क्योंकि राम मंदिर के इनॉग्रेशन के कारण मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत डिले हुआ, लेकिन जल्द से जल्द मुझे लगता है इसका काम शुरू होने वाला है, इसमें कोई दोराई नहीं है। आप सोच के देखिए, एक दक्षिण हरियाणा जैसा क्षेत्र जिसको सरकार, पिछली सरकारें वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती थी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि इस क्षेत्र के नौजवान, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो है ही, वो कंपटीशन में बैठ के नौकरी लेना जानते हैं, बस उनको दौड़ के लिए बराबर स्थान मिलना चाहिए। पिछली सरकारों में नौकरियां कमरे में बैठकर तय होती थी, इस सरकार में नौकरियां मेहनत से तय हो रही है। इसलिए आप रिकॉर्ड निकलवाइए पूरे क्षेत्र का, पूरे हरियाणा का, अगर सबसे ज़्यादा नौजवान नौकरी कहीं का लग रहा है तो रेवाड़ी का लग रहा है। और ये हमारे नौजवान यहाँ के मेहनती हैं, मेहनत करना जानते हैं, अगर उनको मौका मिलेगा तो वो अपने आप अपनी जगह बनाना जानते हैं। आज किसी व्यक्ति को अपने बेटे की नौकरी लगाने के लिए किसी विधायक मंत्री के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका बच्चा काबिल होगा तो वो अपने आप नौकरी लगेगा, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति अगर पैसा दे के नौकरी लगता है तो उसका मूल उद्देश्य क्या होगा? वो अपना पैसा तो रिकवर करेगा ही ना। अगर कोई व्यक्ति बिना पैसे दिए लगेगा, अगर उसको लगेगा कि नहीं यार मुझे मौका मिला है, मैं किसी तरह समाज की सेवा करूँ, तो आप अंतर अपने आप बताइए। बात करेंगे हम फिलहाल रेवाड़ी की विधानसभा क्षेत्र की। अब युवा चेहरा है और आप भी टिकट की मांग कर रहे हैं, हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कितने आश्वस्त हैं टिकट को लेकर? देखिए, मैं मानता हूँ कि टिकट पार्टी को सर्वे के आधार पे देनी चाहिए, ठीक है ना। ये तो मेरिट बेसिस पे टिकट दें। अगर पार्टी को लगे कि सबसे अच्छे उम्मीदवार, जो जिताऊ उम्मीदवार कौन होंगे, उनको टिकट दें। हम तो कह ही नहीं रहे हमें टिकट दें, जो सर्वे में जिताऊ उम्मीदवार है उसको टिकट दें। हमारे साथ मुकेश यादव खास बातचीत में मौजूद हैं, कापड़ीवास युवा चेहरा हैं।
क्या करना चाहते हो नेता बन के? कौन सी सेवा करना चाहते हो? कौन सी दिल में ऐसी उमंग है हाँ हम नेता बन जाए और जो अधूरे काम आपके दादा के, आपके पिताजी के जो अधूरे काम वो नहीं कर पाए, कुर्सी पे बैठ के चलो मुकेश कापड़ीवास करेगा, वहाँ के यादव साहब युवा चेहरा है, क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि या तो आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई कमी है तो उसको सुधारने के लिए आपको स्वयं आगे आना चाहिए। देखिए, आपने कहा कि आप सेवा तो और माध्यम से भी कर सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप व्यापार भी करते हैं तो आप कुछ हज़ार लोगों तक अपना एक इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो भी समाज सेवा है। कोई व्यक्ति किसी सर्विस में, वो भी समाज सेवा है। आज एक वकील किसी का केस लड़ रहा है, वो भी समाज सेवा है। जो व्यक्ति देश में टैक्स भर रहा है वो समाज सेवा कर रहा है। मगर मैं मानता हूँ कि राजनीति में आप इम्पैक्ट ज़्यादा लोगों तक डाल सकते हैं। आप ऐसे कानून बना सकते हैं जिससे ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। क्या पहले हरियाणा में संभव था बिना पैसे दिए नौकरी लगना? क्या पहले हरियाणा में संभव था कि हमारा क्षेत्र जहाँ पर सड़कें ही नहीं बनती थी? 2014 से 19 के बीच में 46 सड़कें ऐसी बनी जो आज़ादी के बाद बनी पहले बार है। क्या पहले सरकारें नहीं थी? क्यों उन सरकारों ने हमारे क्षेत्र का शोषण किया? और क्यों हमारे क्षेत्र के लोग जब वो यहाँ मंत्री थे उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैंने आपको बताया हमारे क्षेत्र की जनता भोली है। हमारे क्षेत्र की शानी कब होगी? नहीं, शानी समझदार हो गई है। आप देखिए, अब क्षेत्र की जनता आवाज़ उठाती है। अब क्षेत्र की जनता जो व्यक्ति काम नहीं करता उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। और आप नेता चाहे जनता को बेवकूफ़ समझ लें, लेकिन जनता को सब पता है। मैं ये मानता हूँ आजकल जब सोशल मीडिया का प्रभाव पड़ा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो एक राजनीति में नौजवानों के प्रति क्रेज़ बढ़ा है, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जब ईमानदारी से नौकरी मिलने लगी है, उसके बाद जो नौजवानों को लगा है कि यार ये सरकार, पहले हमारे पिता बाप दादा मंत्रियों के पीछे जब जूतियाँ घिस देते थे तब जाकर के कोई पटवारी या कोई लगता था। आज जिसके घर पे छत नहीं है वो एचसीएस लग रहा है, डीएसपी लग रहा है। आप बताइए कौन सी सरकार बेहतर है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चलो मान लेते हैं आपकी बात। आज हम आपसे पूछने हैं, बताने नहीं आए। मुझे ये बताइए, विधायक बनने के बाद करना क्या चाहते हो आप? चलो आप यहाँ से जीत जाते हैं, टिकट मिल जाती है, पहला कार्य कौन सा होगा जिस पर आपका फोकस हो? देखिए, विधायक का काम होता है वो विधानसभा में ऐसे बेहतर कानून बनाए जिससे से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। तो मैं ये मानता हूँ जब काम करने का प्रति किसी के भावना होती है और दिल होता है और विजन होता है, एक व्यक्ति को पता ही नहीं करना क्या है, लेकिन अगर आप विजन के साथ आगे बढ़ते हैं राजनीति में तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपार संभावनाएं हैं। मुकेश जी, आपका कीमती समय लिया, आपने हमारे चैनल पे आए, बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा। कुछ जनता जनार्दन को कहना चाहेंगे चलते रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र को, हरियाणा के लोग? ये देखिए, मैं हालांकि आपको कहना चाहूँगा, क्षेत्र की जनता को तो पता ही है। आपने कहा कि आपको टिकट क्यों मिलेगी और कैसे मिले। मैं चाहता हूँ कि आप अभी यहाँ से जाएंगे तो एक बार बाज़ार घूमें, हमारी विधानसभा घूमें, और आप व्यक्ति से ये पूछिए कि भाई आपको कौन लगता है कि रेवाड़ी का भला कौन सा व्यक्ति कौन नेता कर सकता है। अगर आपको लगे कि सबसे अच्छा रिस्पॉन्स हमारे प्रति आपको मिलता है तो आप हमें बताइएगा, और नहीं मिलता है तो भी बताइएगा। हम राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, लोगों से दिल से जुड़ा हुआ है। लोगों ने पिछले बार ऐसे समीकरण बने, चुनाव हारे, लेकिन 4 साल जनता की सेवा में खड़े रहे। रात को 11 बजे भी अगर किसी व्यक्ति, हमारे भाई को हमारी ज़रूरत थी, उनके साथ खड़े रहे। तो राजनीति में हार और जीत एक ही है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मैं ये मानता हूँ कि आप नेता वो नहीं कोई विधायक और सांसद बन जाए। नेता वो होता है जो क्षेत्र के या इलाके को दिशा दिखाने का काम करता है। आदरणीय नेताजी रणधीर सिंह कापड़ीवास जी ने क्षेत्र को वो दिशा दिखाई है। आज आप मुझे एक व्यक्ति बताइए जो 5 चुनाव हारने के बाद भी 35-40 हज़ार वोट लेता हो। आप आकलन कीजिएगा, हरियाणा में ऐसे कितने नेता हैं जो 5 चुनाव हारने के बाद 35 से 40 हज़ार वोट लेते हों। लोग 2 चुनाव हार के 1000 वोट पे आ जाते हैं। ऐसा क्या है? हमने तो लोगों का कोई लालच नहीं है, इनका दिल से जुड़ा हुआ है। अभी चिरंजीवी राव को क्षेत्र की जनता ने 5 साल के लिए चुना, वो काम कर रहे हैं। अब वो काम कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, वो तो चुनाव में पता लगेगा, जनता बताएगी। आपकी दृष्टि में कितने खरे हैं आपके? 50%, 60%? वो तो जवाब उन्होंने खुद ही दिया है कि मेरी सरकार ने, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। अब मैं क्या बोलूँ इस पर, वो तो खुद ही कह रहे हैं। हाँ जी, चलो मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की। और मैं ये मानता हूँ कि कुर्सी में ताकत नहीं होती, व्यक्ति में ताकत होती है। अगर वो काम करने की उनकी इच्छा होती तो वो बहुत काम कर सकते थे। थैंक यू। हाँ जी, तो हमारे साथ मुकेश यादव कापड़ीवास खास बातचीत में बने हुए थे। समय समय पे फिर भी इनके साथ बातचीत करते रहेंगे और रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में लोगों की राय भी जानेंगे कैमरे के सामने। आखिर उनका रुख है किधर और चाहते क्या हैं। कई गाँव के दौरे भी करेंगे।
तो मुकेश के साथ बातचीत की, बड़ा अच्छा लगा, बेबाक तरीके से बातचीत की है। और मुकेश यादव युवा चेहरा है और कहीं ना कहीं बीजेपी की पार्टी से ये प्रभारी बनाए गए हैं युवा के गुड़गांव से। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तो सभी इन बातों के साथ महमूना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।